नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त है अब की बार किसकी सरकार का। इस सेगमेंट में, इस बुलेटिन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले कैसे पूरे एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा योगी की प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर है और एक बार फिर माफिया राज के खिलाफ योगी ने फूंक दिया है बिगुल। यूपी पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। इसमें हर वो क्रिमिनल पुलिस के निशाने पर है जो कानून को चुनौती दे रहा है। पिछले 48 घंटे में ताबड़तोड़ चल रहा है ऑपरेशन लंगड़ा। बुलंदशहर में गौकशी करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर हुआ तो 2 पैर में गोली लगी जबकि एक फरार हो गया। मेरठ के जल निगम के जूनियर इंजीनियर की बेटी का अपहरण करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया तो जौनपुर में रंगदारी मांगने वाले बदमाश का नंबर आ गया। सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती करने के 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। नोएडा में एक वेयर हाउस में मोबाइल चोरी करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर हुआ तो प्रतापगढ़, सीतापुर, अंबेडकर नगर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अखिलेश यादव को दिए गए जवाब की। लखनऊ में अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति के हाथ में बुलडोजर फिट नहीं हो सकता। योगी ने कहा बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने कल कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वे गोरखपुर बुलडोजर भेज देंगे। अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। ये बातें वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे, लेकिन फिर आज ही समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो ट्वीट आया है, जो पोस्ट आया है, उसी बयान का एक्सटेंशन आप समझिए जिसमें यह साफ लिखा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। ये देखिए इस वक्त आपके सामने अखिलेश यादव ने बुलडोजर नीति को लेकर यह हमला किया और यह पहली बार है कि अखिलेश यादव ने डायरेक्ट अटैक बुलडोजर को लेकर किया। इससे पहले आप जितने भी बयानात अखिलेश यादव के सुन रहे थे, बुलडोजर नीति को गलत करार दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये बुलडोजर जो है ये गैर कानूनी तरीका है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने अलग अलग मौकों पर कही है। लेकिन इस बार जब उन्होंने कहा तो सीधा सीधा 2027 का जिक्र था। इस बार सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने क्षेत्र गोरखपुर का जिक्र था। वो गोरखपुर जो कि न सिर्फ उनकी राजनीतिक भूमि है, कर्म भूमि है, बल्कि उनकी अपनी सांस्कृतिक भूमि भी है, जहां पर गोरखपुर का मठ भी है।
उसे टारगेट करते हुए ये पहली मर्तबा है जब अखिलेश यादव ने सीधा गोरखपुर का जिक्र कर दिया, लेकिन उस पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार भी कर दिया। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के आगे पस्त हो जाते हैं। और ये उन बातों का जिक्र है जो पिछली सरकार के दौरान, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जब उनके पिता की सरकार थी, उस दौरान जिस तरीके से आतंकवादियों के लिए खुद सरकार कोर्ट में केसेस लड़ने लग जाती थी, उन बातों का दरअसल यहां पर जिक्र किया गया। बुलडोजर गोरखपुर भिजवाने के बाद अखिलेश यादव ने कह दी तो अखिलेश यादव के इसी बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं उनके हाथ में बुलडोजर फिट नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि योगी की लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर क्यों टॉप प्रायोरिटी पर है और ये कैसे प्रायोरिटी पर है। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से ये साफ होता है कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एकमात्र टारगेट है कि अपराधियों से प्रदेश को मुक्त कराना है। यूपी पुलिस ने पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं। सबसे ताजा एक्शन नोएडा में हुआ। यहां पर पुलिस ने सेक्टर 63 में एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 6 मोबाइल, हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। जांच के दौरान ये पता चला कि किसी बदमाश ने पिछले दिनों महिला पत्रकार का मोबाइल लूटा था। बदमाश के पास से जो 6 मोबाइल जब्त हुए हैं उनमें से एक महिला पत्रकार का मोबाइल भी शामिल है। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर बुलंदशहर में भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। रात के अंधेरे में ये तीनों तस्कर एक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगे। जब चोरों की ओर से पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में 2 गौ तस्करों को भी गोली लग गई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस इन तस्करों को गिरफ्तार करके ले आई। 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीसरा आरोपी वहां से भागने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ देर के बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। खुर्जा के पास गिरफ्तारी हुई। ये तीनों गौ तस्कर अलीगढ़ के रहने वाले हैं जिन पर गौ तस्करी के मुकदमे दर्ज है। चेकिंग के दौरान ग्राम नायसर के पास उनको एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई पड़े, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर रजवाहा बम्बा पुलिया की तरफ भागे और वहां से फिर वो आम की बाग की तरफ मुड़ गए। इसी दौरान पुलिस ने उनको घेर लिया और अपने को घिरता देखकर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उस फायरिंग पर पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग की, जिसमें बाद में जब सर्चिंग की गई तो 2 बदमाश मिले जो घायल अवस्था में थे और एक व्यक्ति उसमें से भाग गया था। पूछताछ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो रनिया थाना में काउंसला एक्ट में मुकदमा लिखा गया था वो कार्य उन्होंने किया था। और ग्राम उस्मानपुर के पास पुलिया के पास एक व्यक्ति उन्हें पैदल जब दिखाई पड़ा था तो खुर्जा नगर की पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया और जिस पर उसने रोकते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा की ये फायरिंग में यह व्यक्ति भी घायल हुआ है और ये तीनों व्यक्ति जो मुठभेड़ में घायल हुए दोनों थानों की पुलिस के द्वारा ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इसी तरह जौनपुर में भी पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन किया। यहां पर 2 दिन पहले पुलिस ने 3 गौ तस्करों को पकड़ा था। आज एक बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। इस बदमाश पर रंगदारी मांगने का आरोप था। इसके पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा भी बरामद कर लिया है। यहां पर थाना मडियाहू के सिकरारा की पुलिस टीम की साझा कार्रवाई के दौरान ये कामयाबी हाथ लगी है। ग्राम मोकलपुर बाबागंज के पास एक बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों के आने की सूचना प्राप्त होती है। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है, जिस पर वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करते हैं। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें एक अभियुक्त विशाल मिश्रा पुत्र काशीनाथ मिश्रा निवासी ग्राम डिंगरपुर थाना जलालपुर जौनपुर का रहने वाला है, जो कि मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया तथा इसके साथ जो एक संदिग्ध व्यक्ति था वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा है। टीमों को शेष की गिरफ्तारी हेतु लगा दिया गया है। यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में हुए लूट के केस को भी सुलझा दिया है। 7 दिन पहले आभूषण कारोबारी भरतजीत सोनी की दुकान में करोड़ों की लूट हुई थी। इसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में थी।
ये तलाश उस वक्त खत्म हुई जब पुलिस ने उस लूट में शामिल 3 बदमाशों को इमलिया क्षेत्र में घेर लिया। एनकाउंटर में तीनों अपराधियों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। तीनों बदमाश अमेठी के रहने वाले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 बदमाश जो लूट की घटना हुई थी, डकैती की घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत, उस संबंध में ये लोग यहाँ पे कुछ करने आए हैं। उस संबंध में पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें फायरिंग हुई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें 3 लोगों को गोली लगी, क्रमशः त्रिभुवन, पुष्पेंद्र और सचिन, जिनको प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल में भेज दिया गया, जिसमें उनका इलाज चल रहा है। वहाँ पे कुछ ज्वेलरी वगैरह बरामद हुए हैं और जो प्राथमिक सूचना है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अब बात मेरठ एनकाउंटर की। मेरठ में जूनियर इंजीनियर महबूब की 7 साल की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण करने वाले तीनों बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर सोमवार को कार सवार बदमाशों ने स्कूल से लौट रही जेई की बेटी को अगवा किया था। पुलिस की घेराबंदी के चलते अपहरणकर्ता 2 घंटे के बाद ही जेई की बेटी को छोड़कर फरार हो गए थे। अपहरण की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। इसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अपहरणकर्ताओं की पहचान जूनियर इंजीनियर के 2 ड्राइवर और उनके एक रिश्तेदार के रूप में की थी। 6 वर्षीय बच्ची के अगवा होने की सूचना थी। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के पूरे एरिया का नाकाबंदी की गई तथा लगातार चेकिंग की जा रही थी। अगवा होने के करीब 2 घंटे बाद बच्ची सकुशल स्वयं वापस आ गई थी। इसमें मुखबिर खास से सूचना मिली कि जो इनका ड्राइवर आकाश है और ये 2 और व्यक्तियों के साथ ये नौचंदी ग्राउंड के पास देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा नौचंदी ग्राउंड की घेराबंदी की गई तथा इन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है जो सालों से कही जाती आई है कि अगर पुलिस चाह ले तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। शायद एक उसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अम्बेडकर नगर में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। देर रात पुलिस टीम पर इन्होंने हमला कर दिया था। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पुलिस ने गौ तस्करों की तलाश में जबरदस्त छापेमारी की और अब पुलिस ने इन गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं जिस कहावत की बात कर रही थी उसका असर किस तरीके का है आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए। चाहे वो अंबेडकर नगर हो, चाहे वो नोएडा हो, एक के बाद एक हर जगह इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है जहां पर अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। मसलन सुल्तानपुर में आप देखिए ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। मेरठ में जेई की बेटी के किडनैपर्स का मुठभेड़ हुई, उसमें भी ये पकड़े गए। जौनपुर में वांटेड अपराधी को पकड़ा गया तो नोएडा में एक चेन स्नैचर का एनकाउंटर किया गया। बुलंदशहर की बात करें तो एनकाउंटर के बाद 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उधर अंबेडकर नगर में भी 2 गौ तस्करों को का एनकाउंटर करते हुए इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसका मतलब तो ये कि पूरी तरीके से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की ये कोशिश है और लॉ एंड ऑर्डर ये प्रायोरिटी पर रहता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए कितने भी राजनीतिक वार पलटवार हो उससे मुख्यमंत्री को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनके आइडिया ऑफ रूलिंग में सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर है। मीनाक्षी, देखिए 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके पहले अखिलेश यादव की यहाँ सरकार थी, तो पूरे चुनाव में बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा मुद्दा बनाया था। फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी टॉप प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर थी। और 2017 से आप अगर आज तक बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं। तो पुलिस का कहना यही है कि कोई घटना हो जाती है, इतना बड़ा स्टेट है, लेकिन घटना पर फौरन एक्शन करने का निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का।
और कोई घटना होती है तो आप देखेंगे फौरन योगी आदित्यनाथ मीटिंग बुलाते हैं, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है उसको फॉलो करते हैं, अधिकारियों को लगाते हैं। अब जैसे सुल्तानपुर की घटना देखिए, बड़ी लूट थी, अपोजिशन ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन जो लूट करने वाले थे उनको पकड़ा पुलिस वालों ने, उसमें उनको गोली भी लगी जो इनकाउंटर करने वाले थे। पुलिस का कहना था कि हमला कर रहे थे हमारे ऊपर। तो ये जो इनकाउंटर है, एक तरह का डर अपराधियों के मन में कि अगर अपराध करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। तो आप समझ सकती हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद में यूपी में इनकाउंटर्स हो रहे हैं और पुलिस का कहना है कि अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं, तो एक तरह का डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है। और ये जो ऑपरेशन लंगड़ा है, इसका भी मकसद यही है कि जो अपराध कर रहा है उसको कहीं पैर में इस तरह से गोली जब ज़रूरत पड़े, पुलिस का कहना है कि उधर से फायरिंग हो जाती है इसलिए हमको फायर करना पड़ता है, तो वो चलने में उसको असमर्थ हो जाता है। तो एक दहशत, एक डर उसी में नहीं, आसपास जो अपराध करने वाले हैं उनके मन में भी आ जाती है। तो अच्छा, ये दहशत आ रही है अपराधियों के मन में कि अगर सरेंडर या तो कर दें या बुरा काम करना छोड़ दें, क्योंकि अगर पुलिस चाहेगी तो आपको लंगड़ा कर देगी, इसलिए ऑपरेशन लंगड़ा नाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका पूरी जानकारी के लिए। तो कानून को चुनौती देने वालों को चुनौती दे दी गई है। योगी केवल लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर ही फुल फॉर्म में नहीं है, विकास के काम में भी टॉप गियर को अंजाम दे रहे हैं, टॉप गियर में चल रहे हैं। कल योगी मैनपुरी में थे, आज उनका पड़ाव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ फूलपुर में है। योगी आदित्यनाथ आज फूलपुर आ रहे हैं, जहां वो रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 15,000 से ज्यादा युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटेंगे। योगी युवाओं को 505 करोड़ रुपए के लोन भी बांटेंगे और फिर 633 करोड़ रुपए की 407 परियोजनाओं की भी सौगात देने वाले हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ यहां पर एक रैली को भी संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ इस वक्त मिशन 10 पर लगे हुए हैं, यानी कि जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उन तमाम सीटों पर उनका एक एक करके दौरा हो रहा है। कल अखिलेश यादव के गढ़ में थे, तो आज केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ फूलपुर में है, जहां पर 5,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम है। इसके अलावा लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा। 15,448 छात्रों को 505 करोड़ का लोन वितरण तो होगा ही, साथ ही 633 करोड़ की 407 योजनाओं की सौगात दी जाएगी। इस सीट पर भाजपा विधायक प्रवीण पटेल लोकसभा सांसद बन चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली है और इसे जीतने की कोशिश हो रही है। आपको जानकारी दे दें, योगी आदित्यनाथ लगातार कई दिनों से दौरे पर दौरा कर रहे हैं। 17 अगस्त को अंबेडकर नगर के कचहरी, 18 अगस्त को अयोध्या के मिल्कीपुर, 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर के मीरापुर, 23 अगस्त को गाजियाबाद सदर सीट, 27 अगस्त को मैनपुरी करहल। तो अभी कल ही की बात कर ले, जब मैनपुरी के करहल में एक बार फिर से उनका दौरा हुआ, उससे पहले मुरादाबाद के कुंदर की, 29 अगस्त को कानपुर के सीसा मऊ सीट पर और 28 अगस्त को अलीगढ़ की खैर सीट पर वो दौरा कर चुके हैं। फूलपुर सीट का जातीय समीकरण क्या है वो जरा आप समझ लीजिए। फूलपुर सीट है जो कि अनुसूचित जाति की यदि हम बात करें तो 75,000 इनकी आबादी है। मुस्लिम 50,000 की तादाद में है, तो यादव 70,000, निषाद 22,000, वैश्य 16,000, पटेल 60,000, ब्राह्मण 45,000। तो वहीं राजपूत वोटर्स की संख्या 15,000 के पास है। तो फूलपुर ऐसी सीट जहां पर जातीय समीकरण बीजेपी के लिए सही साबित हो सकता है। लेकिन रही बात केशव प्रसाद मौर्य का अपना गढ़ है और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की दूरी ये लगातार कई दिनों तक सुर्खियों में रही थी। इस लिहाज से इस सीट पर अब किसकी जीत होती है, किसकी हार, ये लगातार आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज टीपू भी सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। – 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था
मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने, और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात हरियाणा की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन होने के आसार हैं। दोनों दलों के बीच में कई राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 9 सीट की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस उसे 5 से 7 सीट देने को ही तैयार है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो कांग्रेस भी अकेले दम पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही थी। अचानक 2 दिन पहले राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का समर्थन किया। इसके बाद अब दोनों दलों के बीच बातचीत काफी आगे तक बढ़ चुकी है। आम आदमी पार्टी से बातचीत के बीच कांग्रेस आज 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। इस लिस्ट में विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया का नाम होने की कोई उम्मीद नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस का हाथ झाड़ू के साथ ये इस तरीके के स्लोगन्स चल रहे हैं। गठबंधन की तैयारी हुई है और आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस ने बकायदा एक कमेटी बनाई है। पहली लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है और दिग्गजों के नाम पर मुहर लगेगी या नहीं, इस पर एक थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी 9 सीटें मांग रही है, जबकि कांग्रेस ये चाहती है कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7, इससे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को ना दी जाए। इस दौरान आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र सीट मिली या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तर्क यह है कि एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन विधानसभा की 9 सीट होती है और इसलिए उसे 9 सीट ही दी जाए, जबकि कांग्रेस 5 से 7 सीट देने के पक्ष में है। सीटों के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के अलावा अजय माकन और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया हैं। ये तीनों नेता आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बातचीत को सुपरवाइज कर रहे हैं। और अब बात करेंगे सुपर चोर की, जिस पर अपनी ही चाल भारी पड़ गई। भोपाल के स्टेट म्यूजियम में करीब 15 करोड़ की चोरी की खबर से हड़कंप मचा। पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चोर म्यूजियम की दीवार के पास ही घायल पड़ा मिला। दरअसल चोर विजिटर बनकर म्यूजियम में घुसा था। उसने पहले से ही म्यूजियम की रेकी कर रखी थी। फिल्मी स्टाइल में चोरी करके जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, म्यूजियम की ऊंची दीवार के सामने उसकी प्लानिंग फेल हो गई। वो 30 फीट ऊंची दीवार से नीचे आ गिरा और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये देखिए तस्वीर, 15 करोड़ का सामान वो लगभग चुरा ही चुका था। अगर दीवार इतनी ऊंची नहीं होती और अगर ये चोर गिरा नहीं होता तो शायद कभी पकड़ा भी नहीं जाता। स्टेट म्यूजियम में चोरी की यह वारदात हुई। चोर विजिटर बनकर दाखिल हुआ, चोरी भी कर ली, लेकिन जब वो यहां से भागने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त वो दीवार से नीचे आ गिरा। ये तस्वीरें जो हमने आपके सामने रखी, जानकारी दे दे, आरोपी का नाम विनोद यादव है। वो बिहार के गया का रहने वाला है। आरोपी ने संग्रहालय से कीमती चीजें चुरा ली, लेकिन उसके पास वहां से भागने का कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं था। म्यूजियम की दीवार करीब 23 फीट ऊंची थी, जिसे फांदने की कोशिश उसे महंगी पड़ गई और वो नीचे गिरकर घायल हो गया। शातिर चोर म्यूजियम से करीब 12 से 15 करोड़ का सामान लेकर भागने की फिराक में था। चोर के पास से बरामद बैग में क्या क्या मिला, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं,
पुराने एंटीक कंगन हैं, ज्वेलरी है, सिक्के हैं, मुगल काल के ये सिक्के हैं, मेडल भी हैं, चांदी के कुछ आभूषण भी हैं जो इस पूरे सामान में बरामद हुए हैं। आइए आपको हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन आपराधिक तत्व जब इन्हीं फिल्मों से कोई आइडिया ले लेते हैं और बड़ा कृत्य कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस जगह जहां पर इंडिया टीवी मौजूद है, राज्य संग्रहालय है। यहां पर फिल्म धूम की 3 से प्रभावित होकर एक चोर ने तकरीबन 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी की। इसी राज्य संग्रहालय में जो ये ऊपर के आप 2 फ्लोर देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त जांच चल रही है, इसलिए जो बंद है, यहां पर तमाम वो महत्वपूर्ण चीजें ऐतिहासिक काल की, मुगल कालीन से लेकर नवाबी काल की जो चीजें रखी हुई थी, एक चोर बकायदा सुनियोजित ढंग से फिल्म धूम की तर्ज पर रविवार को एंट्री लेता है। 20 रुपए का जो टिकट है वो लेता है और इस जो ये आपको दिख रही है यहां पर सीढ़ियों के नीचे वो बकायदा छुप जाता है, रात भर इंतजार करता है, क्योंकि मंडे के दिन ये पूरा म्यूजियम जो है वो बंद रहता है। वो इंतजार करता है। इसके बाद वो ऊपर, चूंकि पहले से उसने रैकी की थी 6 महीने से, वो लगातार रैकी करके देख रहा था कि क्या क्या कीमती चीजें हैं। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कमरा, इसमें, और ये जो मेरे बगल में कमरा दिखाई दे रहा है, यहां पर मुगल कालीन, गुप्त काल से लेकर मुगल काल की समयावधि के जो बड़े बड़े छोटे और सिक्के थे, इन सिक्कों की चोरी के लिए एक बकायदा पूरा प्लान चेकआउट किया था। यहां पर वो इन दोनों जगह से यहां पर बकायदा वो चोरी करता है, जिसमें से 98 सिक्के जो हैं वो चोरी करता है। जो है मुगल कालीन सिक्के, चांदी के छोटे बड़े 75 सिक्के, तांबे के जो तकरीबन 38 सिक्के और सोने का एक मेडल और 12 मिश्रित धातु के सिक्के चोरी करता है। पूरा जब ये चोरी कर लेता है, उसके बाद उसे मालूम रहता है कि यहां पर एक 4 की सुरक्षा गार्ड रहती है। उसके बाद वो यहां पर इस दरवाजे के जरिए वो यहां पर जाता है, इसे खोलता है, और अगर आप ये देखेंगे, ये जो दीवार है ये तकरीबन 25 फीट ऊंची दीवार आपको यहां पर दिखाई दे रही है। यहां से वो भागने की कोशिश करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां से भागने की कोशिश करता है और ऊंची ये तस्वीर होती है, बकायदा वो रस्सी लेकर आता है। जब 2 दिन पहले रैकी करने आया था, तब पेचकस से लेकर तमाम वो जो चीजें हैं वो लेकर आता है, और इसी जगह पर ये जो पेड़ है यहां पर वो नीचे गिर जाता है।